सपने चाहे छोटे हो या बड़े, इनको हकीकत में बदलने के लिए जरूरी होती है सही फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही आपके निवेश पर सटीक सलाह। योर मनी में आज हम करेंगे आपका पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप और साथ ही आपको बताएंगे पैसे बचाने के आसान तरीके। मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स की हेमंत रुस्तगी। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पुणे से अमित हमारे साथ है। अमित, पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये है कि आई एम वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर और मेरा जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो LIC में और FD में है। बट मैं थोड़ा अर्निंग ज़्यादा चाहता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सके, तो मेरे को आप गाइड करते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में कैसे स्टार्ट करूँ अपना इन्वेस्ट करना, या कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जिनमें मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ। अमित, आपकी मंथली सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी सर 60K है मेरी। और आपका पैसा जो इंश्योरेंस में जा रहा है वो कितना है? तो मेरा पूरा 1 साल का 1 लाख मेरा जो लिमिट है इनकम टैक्स की वो एग्जॉस्ट कर चुका हूँ मैं। मेरा मेडिकल है, टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल प्लान है मेरे पास। ओके ओके। और म्यूचुअल फंड में कोई एक्सपोजर आपका? नहीं, म्यूचुअल फंड में कोई एक्सपोजर नहीं है। हेमंत, सैलरी ठीक ठाक है, 11 लाख रुपए का पैकेज है, और लेकिन अभी भी मतलब म्यूचुअल फंड में इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। ज़्यादातर पैसा हम देख रहे हैं जो हमारे पास इन्होंने अपने सवाल भेजा है उसमें LIC में ज़्यादातर पैसा जा रहा है। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए अभिषेक, अगर इनका पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो इसके 2 हिस्से हैं। एक तो है इंश्योरेंस और दूसरा है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इनकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है 8.5 लाख इन्होंने कहा है उन्होंने बैंक FD में लगाया हुआ है और करीब 5 लाख इनके पास कैश है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट देखें तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी कंजर्वेटिवली जो है इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, जो हम पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उसको बचाए रखना, उसको सेफ्टी देखना कोई बुरी बात नहीं है हमें। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 2 रिस्क हैं। एक रिस्क है आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल, दूसरा रिस्क है आपका इन्फ्लेशन। तो जब आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न तो फिक्स मिलेगा, लेकिन अच्छा आप जानते हैं क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है, आप शायद ऑलमोस्ट 30% में होंगे ओवरऑल। तो अगर ऐसा है तो क्लियरली जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है FD के अंदर या बैंक से, उसके ऊपर आपको टैक्स लग रहा है, तो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफ़ी कम है। दूसरा विषय अगर देखें तो इनका जो पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का जी बहुत सारी प्लान्स हैं इसमें। एक चिल्ड्रन प्लान्स हैं, यूलिप है और एंडोमेंट प्लान्स हैं। तो आई थिंक इन्होंने जो इंश्योरेंस भी खरीदी है वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी है। और आई थिंक यही काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो गलती करते हैं कि जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका जो फोकस है वो क्लियरली रिस्क कवर के ऊपर होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर हम इन सबको जोड़ें, इनका जो कवर देखें, तो इनकी इनकम के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि उनके पास एडिक्वेटली जो है इंश्योर्ड होगा। इन्होंने हेल्थ के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान लिया, जो प्रोडक्ट सही है लेकिन जो कवर है वो करीब 3 लाख का है। तो अगर एक फैमिली है तो मुझे लगता है 3 लाख का जो कवर है हेल्थ इंश्योरेंस वो बिल्कुल भी एडिक्वेट। आई थिंक अमित से जान लेते हैं कि मतलब क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, गोल्स क्या हैं। अमित, आप मैरिड हैं? अमित, फिलहाल 5 साल का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है 5 साल का। 5 साल का क्या बेटा है आपका? जी जी जी, 5 साल का बेटा है इनका। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो फैमिली में अगर 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और एक बच्चा अगर है, तो 3 लोगों के लिए 3 लाख का कवर ऑब्वियसली एडिक्वेट नहीं है। मेरे हिसाब से करीब 7 या 8 लाख का कवर आपका होना चाहिए। तो आप उसको डेफिनेटली बढ़ाइए। और जैसा आपने कहा है कि आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है अभी बैंक में है और आप चाहते हैं कि कभी इक्विटी में या इक्विटी फंड में लगाएं, तो देखिए वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया, कुछ पैसा वहाँ डाला है, अभी कुछ पैसा यहाँ डालेंगे। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं? इन्होंने एक चीज बताई अमित ने कि जो टैक्स सेविंग का पर्पस था उसके लिए इन्होंने पूरे पैसे LIC में डाल दिए। EPF जो PPF का जो सेगमेंट होता है उसमें शायद थिंक इन्होंने जो हमें भेजा है अपने डिटेल्स उनसे कुछ भी नहीं पड़ा है। जो मंथली जो कंपनी का जो PF कंट्रीब्यूशन है 3,500 रुपये, बस वही जा रहे हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है इंश्योरेंस के अंदर वो एक तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया, इसलिए नहीं किया कि इनको इंश्योरेंस कवर चाहिए। दूसरा शायद उसको इसलिए भी किया, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि चलिए टैक्स बच जाएगा। ये सब चीज़ें जो है वो इंसिडेंटल होनी चाहिए। आपका जो फोकस क्या होना चाहिए, आप रिस्क कवर ले रहे हैं तो आपको एक टर्म प्लान लेनी चाहिए अमित, मेरे हिसाब से। और जो आपकी इनकम लेवल है उसके करीब कम से कम 1 या 1.5 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तभी आपको सही मायने में जो रिस्क कवर मिलेगा। जो भी आपकी प्लान्स हैं, अगर आपने मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले शुरू किए हैं, तो उनको देख लीजिए। उनका मिनिमम जो प्रीमियम पेइंग पीरियड है वो आप कंटिन्यू कीजिए और बाद में डेफिनेटली मुझे लगता है वहाँ पे आपका जो एक्सपोजर आपको कम करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया रिस्क जो प्रोफाइल है आपका। हेमंत, स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा आप कौन सा टर्म प्लान इनको सजेस्ट करेंगे और प्रीमियम कितना आएगा? अगर 1.5 करोड़ का अगर ये पॉलिसी लेने जाते हैं तो प्रीमियम कितना आएगा? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर 1 करोड़ के हिसाब से लेते हैं तो मुझे लगता है HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट
एक जो टर्म प्लान है वो ले सकते Click हैं to protect। हाँ, और वो भी अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा उसमें। और ये जो एक्चुअली टर्म प्लान है उसका प्रीमियम बहुत कम रहता है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा जाता है लेकिन आपको कवर भी नहीं मिलता। और उसमें भी अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो और कम हो जाता और है। कम हो जाता है। तो आई थिंक एक तो इनको ये करना है। दूसरा इन्होंने कहा कि अभी कुछ फंड बता दीजिए जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। वो सही तरीका नहीं है अमित। मेरा ये बोलना है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें तो अपने जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो अपने गोल्स को देखिए। पूछ लेते हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार गोल्स पूछ लेते हैं। अमित, गोल्स क्या है आपके आगे जाकर? तो मेजरली तो मेरा गोल यही है कि बेटे की एजुकेशन एंड देन रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी। बेटे की एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग, कितना पैसा मतलब आपको जरूरत होगी, आपको इसका अंदाजा है या फिर जानना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मतलब रफली तो बिल्कुल उसका अंदाजा है कि अगर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-15 साल बाद, 15 साल बाद डेफिनेटली आई नीड अराउंड 25-30 लाख एजुकेशन। बट रिटायरमेंट प्लानिंग का ऐसा मेरा कोई सेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट डेफिनेटली आई वांट टू स्टार्ट अर्ली टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट फॉर माय रिटायरमेंट। बेटी की पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए दो मतलब मेजर गोल्स हैं इनके। और मतलब 5 साल का बेटा आई थिंक कि 13-14 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना अंदाजा है? मतलब देखिए दोनों के दोनों गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं यहाँ पे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपको अपने टाइम पीरियड के हिसाब से देखना है। 13-14 साल का इनका टाइम होराइजन है बच्चे की एजुकेशन के लिए। फिर जाहिर सी बात है थोड़ा कुछ पैसा उनकी शादी के लिए भी लगेगा। और फिर जो आपकी रिटायरमेंट है, यही आपका सही तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। अपने गोल्स को बनाइए, उनके लिए टाइम होराइजन दीजिए और एक टारगेट बनाइए। और जब लॉन्ग टर्म गोल्स की आप बात करते हैं, जैसे बच्चे की एजुकेशन के लिए आपने कहा 25 लाख रुपए आपको चाहिए, तो आप ये मुझे लगता नहीं कि 25 लाख शायद वो एडिक्वेट रहेगा। आपको क्या करना है, जो एजुकेशन आप देना चाहते हैं उसकी आज की कॉस्ट देखिए, उसमें 7 या 8% का इन्फ्लेशन लगाइए और फिर देखिए कि कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से अपने आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। बिल्कुल। सिमिलरली जो इनका जो अपना रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो भी ऐसा ही करना है। और आई थिंक अमित, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से उसको फॉलो कीजिए। जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन दीजिए, एक टारगेट बनाइए और फिर एक 10 या 11% का या 12% का, क्योंकि बहुत लंबा समय है, उतनी अगर हम मान के चलें कि उतनी अगर आपको रिटर्न मिले इक्विटी से, क्योंकि यहाँ पे आप एफडी या दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पे आपको डेफिनेटली वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है और इनको यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट करना होगा और वो एक इक्विटी जैसी एसेट क्लास ही कर पाएगी। ज़रूरत है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहें और जो भी आपके गोल्स हैं डेफिनेटली अगर आप सही समय पे शुरू करेंगे तो आप उनको पूरा कर पाएंगे। हेमंत, आपने जो इनको फंड्स जो सजेस्ट किए हैं सारे के सारे ये लार्ज कैप्स हैं और इक्विटी बेस्ड हैं? देखिए 3-4 फंड मैंने इनको रिकमेंड किए हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है, ये प्योर लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी जो है वो एक प्योर मिड कैप फंड है। इसमें शायद 15-20% का जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में भी है। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है जो प्राइमरीली अगेन लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्सचर है। और एचडीएफसी यंग है तो एक्सपोजर अपना अगर लंबा रखते हैं तो देखिए सब सेगमेंट की जरूरत है पोर्टफोलियो के अंदर और साथ ही एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए। और जितने भी ये फंड है इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी कंसिस्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि आप वेल डाइवर्सिफाइड और ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। जरूरत है कि अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें तो उसको कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा बहुत समय लगेगा आपको कि आपकी जो वैल्यू है वो नीचे चली गई है या मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो उससे डर के आपको अपना इन्वेस्टमेंट को है जो आप बंद नहीं करना। तो मुझे लगता है अमित, सही समय है कि आप ट्रेडिशनल ऑप्शन से निकल के मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में जाएं। और डेट साइड में भी मुझे लगता है अगर आप म्यूचुअल फंड देखें जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान है तो भी आपको वहाँ पे काफ़ी फायदा होगा। हेमंत, एक ज़रूरी चीज़ आप इनको बताना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने फंड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने टाइम पे रिव्यू करना चाहिए? जल्दी से संक्षेप में जाना चाहेंगे। देखिए रिव्यू जो है वो एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार रिव्यू करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी एसेट क्लास में तो आपकी जो कमिटमेंट है वो एसेट क्लास से या फंड से नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो अगले 15 साल तक वही करना है। लेकिन अगर वो फंड अच्छा कर रहा है तो उसमें बने रहें और ये नहीं कि हर 6 महीने 1 साल में आपको उसको बदलना है। हर फंड के साथ ऐसा होगा कभी ना कभी, क्योंकि वो जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कुछ समय बाद में वो कैचअप करेंगे। तो जल्दी में ना रहें लेकिन रिव्यू कीजिए। साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार उसको डेफिनेटली रिव्यू कीजिए। 6 महीने में 1 बार कर सकते हैं। साल में या 6 महीने में? बिल्कुल कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी देखिए, साल में या 6 महीने में रिव्यू करिए फंड को, देखिए कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे डिसीजन लीजिए। योर मनी में एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
सपने चाहे छोटे हो या बड़े, इनको हकीकत में बदलने के लिए जरूरी होती है सही फाइनेंशियल प्लानिंग और साथ ही आपके निवेश पर सटीक सलाह। योर मनी में आज हम करेंगे आपका पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप और साथ ही आपको बताएंगे पैसे बचाने के आसान तरीके। मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स की हेमंत रुस्तगी। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पुणे से अमित हमारे साथ हैं। अमित, पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये है कि आई एम वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर और मेरा जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो LIC में और FD में है। बट मैं थोड़ा अर्निंग ज़्यादा चाहता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सके, तो मेरे को आप गाइड करते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में कैसे स्टार्ट करूँ अपना इन्वेस्ट करना, या कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जिनमें मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ। अमित, आपकी मंथली सैलरी कितनी है? मंथली सैलरी सर 60K है मेरी। और आपका पैसा जो इंश्योरेंस में जा रहा है वो कितना है? तो मेरा पूरा 1 साल का 1 लाख मेरा जो लिमिट है इनकम टैक्स की वो एग्जॉस्ट कर चुका हूँ मैं। मेरा मेडिकल है, टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल प्लान है मेरे। ओके ओके। और म्यूचुअल फंड में कोई एक्सपोजर आपका? नहीं, म्यूचुअल फंड में कोई एक्सपोजर नहीं है। हेमंत, सैलरी ठीक ठाक है, 11 लाख रुपए का पैकेज है, और लेकिन अभी भी मतलब म्यूचुअल फंड में इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। ज़्यादातर पैसा हम देख रहे हैं जो हमारे पास इन्होंने अपने सवाल भेजा है उसमें LIC में ज़्यादातर पैसा जा रहा है। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए अभिषेक, अगर इनका पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो है इंश्योरेंस और दूसरा है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इनकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है 8.5 लाख इन्होंने कहा है उन्होंने बैंक FD में लगाया हुआ है और करीब 5 लाख इनके पास कैश है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट देखें तो लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी कंजर्वेटिवली जो है इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, जो हम पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से जो कमाते हैं उसको बचाए रखना, उसको सेफ्टी देखना कोई बुरी बात नहीं है हमें। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें 2 रिस्क हैं। एक रिस्क है आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल, दूसरा रिस्क है आपका इन्फ्लेशन। तो जब आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न तो फिक्स मिलेगा, लेकिन अच्छा आप जानते हैं क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है, आप शायद ऑलमोस्ट 30% में होंगे ओवरऑल। तो अगर ऐसा है तो क्लियरली जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है FD के अंदर या बैंक से, उसके ऊपर आपको टैक्स लग रहा है, तो आपके जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफ़ी कम है। दूसरा अभिषेक, अगर देखें उनका जो पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का जी, बहुत सारी प्लान्स हैं इसमें। एक चिल्ड्रन प्लान्स हैं, यूलिप है और एंडोमेंट प्लान्स हैं। तो आई थिंक इन्होंने जो इंश्योरेंस भी खरीदी है वो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी है। और आई थिंक यही काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो गलती करते हैं कि जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका जो फोकस है वो क्लियरली रिस्क कवर के ऊपर होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर हम इन सबको जोड़ें, इनका जो कवर देखें, तो इनकी इनकम के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि उनके पास एडिक्वेटली जो इंश्योर्ड होगा। इन्होंने हेल्थ के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान लिया, जो प्रोडक्ट सही है लेकिन जो कवर है वो करीब 3 लाख का है। तो अगर एक फैमिली है तो मुझे लगता है 3 लाख का जो कवर है हेल्थ इंश्योरेंस वो बिल्कुल भी एक बार आई थिंक अमित से जान लेते हैं कि मतलब क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, गोल्स क्या हैं। अमित, आप मैरिड हैं? अमित, फिलहाल 5 साल का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है 5 साल का। 5 साल का क्या बेटा है आपका? जी जी जी, 5 साल का बेटा है इनका। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो फैमिली में अगर 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और एक बच्चा अगर है, तो 3 लोगों के लिए 3 लाख का कवर ऑब्वियसली एडिक्वेट नहीं है। मेरे हिसाब से करीब 7 या 8 लाख का कवर आपका होना चाहिए। तो आप उसको डेफिनेटली बढ़ाइए। और जैसा आपने कहा है कि आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है अभी बैंक में है और आप चाहते हैं कि कभी इक्विटी में या इक्विटी फंड में लगाएं, तो देखिए वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया, कुछ पैसा वहाँ डाला है, अभी कुछ पैसा यहाँ डालेंगे। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं? इन्होंने एक चीज बताई अमित ने कि जो टैक्स सेविंग का पर्पस था उसके लिए इन्होंने पूरे पैसे LIC में डाल दिए। EPF जो PPF का जो सेगमेंट होता है उसमें शायद थिंक इन्होंने जो हमें भेजा है अपने डिटेल्स उनसे कुछ भी नहीं पड़ा है। जो मंथली जो कंपनी का जो PF कंट्रीब्यूशन है 3,500 रुपये, बस वही जा रहे हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है इंश्योरेंस के अंदर वो एक तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया, इसलिए नहीं किया कि इनको इंश्योरेंस कवर चाहिए। दूसरा शायद उसको इसलिए भी किया, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं कि चलिए टैक्स बच जाएगा। ये सब चीज़ें जो है वो इंसिडेंटल होनी चाहिए। आपका जो फोकस क्या होना चाहिए, आप रिस्क कवर ले रहे हैं तो आपको एक टर्म प्लान लेनी चाहिए अमित, मेरे हिसाब से। और जो आपकी इनकम लेवल है उसके करीब कम से कम 1 या 1.5 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, तभी आपको सही मायने में जो रिस्क कवर मिलेगा। जो भी आपकी प्लान्स हैं, अगर आपने मुझे लगता है 2 या 3 साल पहले शुरू किए हैं, तो उनको देख लीजिए। उनका मिनिमम जो प्रीमियम पेइंग पीरियड है वो आप कंटिन्यू कीजिए और बाद में डेफिनेटली मुझे लगता है वहाँ पे आपका जो एक्सपोजर आपको कम करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया रिस्क जो प्रोफाइल है आपका। हेमंत, स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा आप कौन सा टर्म प्लान इनको सजेस्ट करेंगे और प्रीमियम कितना आएगा? अगर 1.5 करोड़ का अगर ये पॉलिसी लेने जाते हैं तो प्रीमियम कितना आएगा? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर 1 करोड़ के हिसाब से लेते हैं तो मुझे लगता है HDFC का क्लिक टू प्रोटेक्ट
एक जो टर्म प्लान है वो ले सकते Click to हैं protect। हाँ, और वो भी अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा उसमें। और ये जो एक्चुअली टर्म प्लान है उसका प्रीमियम बहुत कम रहता है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा जाता है लेकिन आपको कवर भी नहीं मिलता। और उसमें भी अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो और कम हो जाता और है। कम हो जाता है। तो आई थिंक एक तो इनको ये करना है। दूसरा इन्होंने कहा कि अभी कुछ फंड बता दीजिए जहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। वो सही तरीका नहीं है अमित। मेरा ये बोलना है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें तो अपने जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो अपने गोल्स को देखिए। पूछ लेते हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे एक बार गोल्स पूछ लेते हैं। अमित, गोल्स क्या है आपके आगे जाकर? तो मेजरली तो मेरा गोल यही है कि बेटे की एजुकेशन एंड देन रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी। बेटे की एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग, कितना पैसा मतलब आपको जरूरत होगी, आपको इसका अंदाजा है या फिर जानना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मतलब रफली तो बिल्कुल अंदाजा है कि अगर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ आज से 10-15 साल बाद, 15 साल बाद डेफिनेटली आई नीड अराउंड 25-30 लाख एजुकेशन। बट रिटायरमेंट प्लानिंग का ऐसा मेरा कोई सेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट डेफिनेटली आई वांट टू स्टार्ट अर्ली टू इन्वेस्ट गुड अमाउंट फॉर माय रिटायरमेंट। बेटी की पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए दो मतलब मेजर गोल्स हैं इनके। और मतलब 5 साल का बेटा आई थिंक कि 13-14 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना अंदाजा है? मतलब देखिए दोनों के दोनों गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं यहाँ पे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपको अपने टाइम पीरियड के हिसाब से देखना है। 13-14 साल का इनका टाइम होराइजन है बच्चे की एजुकेशन के लिए। फिर जाहिर सी बात है थोड़ा कुछ पैसा उनकी शादी के लिए भी लगेगा। और फिर जो आपकी रिटायरमेंट है, यही आपका सही तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। अपने गोल्स को बनाइए, उनके लिए टाइम होराइजन दीजिए और एक टारगेट बनाइए। और जब लॉन्ग टर्म गोल्स की आप बात करते हैं, जैसे बच्चे की एजुकेशन के लिए आपने कहा 25 लाख रुपए आपको चाहिए, तो आप ये मुझे लगता नहीं कि 25 लाख शायद वो एडिक्वेट रहेगा। आपको क्या करना है, जो एजुकेशन आप देना चाहते हैं उसकी आज की कॉस्ट देखिए, उसमें 7 या 8% का इन्फ्लेशन लगाइए और फिर देखिए कि कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से अपने आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। बिल्कुल। सिमिलरली जो इनका जो अपना रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो भी ऐसा ही करना है। और आई थिंक अमित, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से उसको फॉलो कीजिए। जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन दीजिए, एक टारगेट बनाइए और फिर एक 10 या 11% का या 12% का, क्योंकि बहुत लंबा समय है, उतनी अगर हम मान के चलें कि उतनी अगर आपको रिटर्न मिले इक्विटी से, क्योंकि यहाँ पे आप एफडी या दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पे आपको डेफिनेटली वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है और इनको यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट करना होगा और वो एक इक्विटी जैसी एसेट क्लास ही कर पाएगी। ज़रूरत है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहें और जो भी आपके गोल्स हैं डेफिनेटली अगर आप सही समय पे शुरू करेंगे तो आप उनको पूरा कर पाएंगे। हेमंत, आपने जो इनको फंड्स जो सजेस्ट किए हैं सारे के सारे ये लार्ज कैप्स हैं और इक्विटी बेस्ड हैं? देखिए 3-4 फंड मैंने इनको रिकमेंड किए हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है, ये प्योर लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप। आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी जो है वो एक प्योर मिड कैप फंड है। इसमें शायद 15-20% का जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में भी है। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है जो प्राइमरीली अगेन लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्सचर है। और एचडीएफसी यंग है तो एक्सपोजर अपना अगर लंबा रखते हैं तो देखिए सब सेगमेंट की जरूरत है पोर्टफोलियो के अंदर, और साथ ही एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए। और जितने भी ये फंड हैं इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी कंसिस्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि आप वेल डाइवर्सिफाइड और ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। जरूरत है कि अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें तो उसको कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा बहुत समय लगेगा आपको कि आपकी जो वैल्यू है वो नीचे चली गई है या मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो उससे डर के आपको अपना इन्वेस्टमेंट को है जो आप बंद नहीं करना। तो मुझे लगता है अमित, सही समय है कि आप ट्रेडिशनल ऑप्शन से निकल के मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में जाएं। और डेट साइड में भी मुझे लगता है अगर आप म्यूचुअल फंड देखें जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान है तो भी आपको वहाँ पे काफ़ी फायदा होगा। हेमंत, एक ज़रूरी चीज़ जो आप इनको बताना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने फंड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने टाइम पे रिव्यू करना चाहिए? जल्दी से संक्षेप में जाना चाहिए। देखिए रिव्यू जो है वो एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार रिव्यू करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी एसेट क्लास में तो आपकी जो कमिटमेंट है वो एसेट क्लास से या फंड से नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो अगले 15 साल तक वही करना है। लेकिन अगर वो फंड अच्छा कर रहा है तो उसमें बने रहें, और ये नहीं कि हर 6 महीने 1 साल में आपको उसको बदलना है। हर फंड के साथ ऐसा होगा कभी ना कभी, क्योंकि वो जिन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कुछ समय बाद में वो कैचअप करेंगे। तो जल्दी में ना रहे लेकिन रिव्यू कीजिए। साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार उसको डेफिनेटली रिव्यू कीजिए। 6 महीने में 1 बार कर सकते हैं, साल में या 6 महीने में। बिल्कुल कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी देखिए, साल में या 6 महीने में रिव्यू करिए फंड को, देखिए कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे डिसीजन लीजिए। योर मनी में एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में हम हमेशा आपको आपके फायदे की खबर बताने की पूरी कोशिश करते हैं और आज भी योर मनी वीक में हम आपको दे रहे हैं पैसे बचाने के आसान से नुस्खे। अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां मनाना किससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार महंगे ट्रैवल पैकेज को देखते हुए ट्रिप कैंसिल करना पड़ता है। यह राशि बता रही है कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर और प्री प्लानिंग करके अपने ट्रैवल कॉस्ट को घटा सकते हैं। ट्रिप प्लानिंग के लिए टूर ऑपरेटर से हॉले बुक कराना पहली चॉइस होती है और जितनी ज़्यादा लग्जरीज होती हैं ऑब्वियसली कॉस्ट भी उतनी बढ़ती है। तो सबसे पहला टिप मैं आपको यहाँ दूंगी कि आप खुद से ट्रिप की बुकिंग और प्लानिंग पर करें और इस पर आप कम से कम 50% से ज़्यादा तक की बचत कर सकते हैं। खुद ही ट्रिप प्लान करने के कई फ़ायदे भी होते हैं, जैसे आप जब चाहें ट्रिप की डेट, होटल की बुकिंग और इटनरी में बदलाव जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और कहाँ स्टे करना है, कैसे ट्रैवल करना है, साइट सीइंग कहाँ करनी है, कौन सी जगह चुननी है, इसके लिए आप ट्रिप एडवाइजर जैसी ट्रैवल साइट्स की मदद भी ले सकते हैं। हॉलीडे पैकेज बुक करने से पहले ग्रुपॉन और लिविंग सोशल जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल बुकिंग पर कम से कम 50 से 60% तक का शानदार डिस्काउंट मिलेगा। इनफैक्ट इसके अलावा होम स्टे और सर्विस अपार्टमेंट का ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो होटल से काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म हॉल डेस्टिनेशन चुनें, स्पेशली जब आप फॉरेन वेकेशन पे जा रहे हैं और जिस जगह पर आप फॉरेन वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं वहाँ की करेंसी ज़रूर चेक करें। होटल की बुकिंग करते समय बार्गेनिंग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, चाहे बजट होटल हो या फिर लग्जरी, होटल में बार्गेनिंग से आप काफ़ी बढ़िया बचत कर सकते हैं। इसके साथ ही होटल का महंगा खाना खाने से बिल्कुल बचें और अगर मौसम बढ़िया है तो एसी टैक्सी के खर्चे से भी आप बचें। अगर फॉरेन टूर पर जा रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लें। ट्रैवल इंश्योरेंस में आपकी मेडिकल कॉस्ट के साथ बैगेज का लॉस भी कवर होता है। वेबसाइट पर अलग अलग बीमा कंपनियों के ट्रैवल इंश्योरेंस पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा को चुनें। तो यहाँ पर अभिषेक, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जहाँ पर आप काफ़ी सस्ते में अपनी ट्रिप प्लानिंग कर सकते हैं और भरपूर जो है वो मज़ा यहाँ पर उठा सकते हैं। ओवर टू यू। जी राशि। हेमंत, ख्वाहिशें ज़्यादा, जिम्मेदारियां भी ज़्यादा, पैसे लिमिटेड, मैनेज तो करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट जैसे राशि ने भी बताया, जब भी हम किसी से बात करते हैं कि आप ट्रैवल में पैसा बचाएं तो उनको सबसे पहले लगता है कि शायद मुझे कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जैसा हमने देखा कि अगर आप स्मार्टली उसको प्लान करें, थोड़ा सा पहले से एडवांस में अगर आप प्लानिंग कर लें, खुद से थोड़ी मेहनत करें, तो आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। तो उसके दो फायदे होंगे, या तो आपकी जो ट्रिप कॉस्ट है वो कम हो जाएगी या उसी कॉस्ट में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आई थिंक एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जब आप बाहर जाते हैं, स्पेशली अगर दूसरे किसी देश में जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी खर्चा होता है। तो आप कभी ये गलती ना करें कि आप यहाँ से जाके रोमिंग वहाँ पे एक्टिवेट करें। जो इंटरनेशनल ISD जो सिम मिलते हैं आप वो ले लीजिए वहाँ पे, या लोकली जाके ले लीजिए, तो काफ़ी पैसा आपका वहाँ पे भी बच सकता है। तो मुझे लगता है अगर आप, जैसा हमने देखा, और मेरा ये मानना है कि अगर आप एडवांस में थोड़ा प्लानिंग कर लें, थोड़ा ऑफ सीज़न में अगर जाएं, ऑब्वियसली अगर आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो शायद वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दोस्तों के साथ या अगर बच्चे साथ में नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको प्लान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है स्मार्टली थोड़ा प्लान करें तो काफ़ी पैसा बच सकता है। शुक्रिया हेमंत, योर मनी पर आने के लिए और हमारे सारे कॉलर्स के जवाब देने के लिए और ये शानदार टिप्स बताने के लिए। और योर मनी में आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।